तो आज क्या पढ़ना है? प्रोबेबिलिटी। और बहुत ही आसान सा टॉपिक है। 12th में बिहार बोर्ड, फिर झारखंड बोर्ड, सीबीएसई कोई भी रहे, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसको ध्यान से समझने का कोशिश करना कि ये टॉपिक के अंदर क्या है, नहीं है। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हेडिंग लगा लेते हैं, जिससे क्या होगा, अच्छा होगा। प्रोबेबिलिटी, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे भाई? प्रायिकता, है ना। तो बात करते हैं यहाँ पे कि प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता क्या है, उसको समझने का कोशिश करना है कि प्रोबेबिलिटी क्या है यानी प्रायिकता क्या है। और बहुत ही आसान सा टॉपिक है, बस थोड़ा सा कुछ कुछ टर्म है इसका, वो अच्छा से समझ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो ध्यान से समझते हैं भाई कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है या फिर प्रायिकता क्या होता है। ध्यान से समझो इधर भाई। अगर हम प्रोबेबिलिटी का बात करें तो प्रोबेबिलिटी का मतलब हिंदी में क्या होता है? प्रायिकता। क्लास 10th में भी पढ़े थे, 11th में भी पढ़े थे, है ना। कुछ था नहीं, लेकिन 12th में कुछ कुछ बातें हैं जो सीख के चलना पड़ेगा। कुछ कुछ कंडीशन है, वो चीज़ आपको पता होना चाहिए। कुछ कुछ थ्योरी है, उसी के बिहाफ पे ये 12th का क्वेश्चन बनेगा। तो प्रोबेबिलिटी बोले या फिर कहीं कहीं बुक में बोलेगा चांस बताओ। क्या बताओ? चांस बताओ। इसका मतलब भी यही होता है, चांस बताओ या फिर प्रोबेबिलिटी बताओ, है ना। तीसरा नंबर मान के चलिए, सपोज दैट चांस बताओ या फिर पॉसिबिलिटी बताओ। क्या बताओ? पॉसिबिलिटी बताओ कि पॉसिबिलिटी क्या है, ये क्या संभावना है। ठीक है, तो वो क्या होता है, हम या तो कहीं प्रोबेबिलिटी लिखा हो या फिर चांस लिखा हो या फिर पॉसिबिलिटी लिखा हो, है ना। तो वो सारी बातें दिया रहेगा बुक में कि मान लीजिए, अब ध्यान से समझते हैं, थोड़ा सा फील लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या है। जैसे मान के चलिए कोई छपरी है, कतई एकदम बाइक राइड कर रहा है, ठीक है। अब आगे में इधर बस है, तो सोचेगा कि कट मार लेते हैं, है ना। तो वो किस बिहाफ पे सोचेगा कि अगर हम कट मारते 99% तो बच जाएंगे, है कि नहीं है। अगर कहीं बस वाला कट मारने से यार बस वाला घुमा दे तो इसका भी कट लग जाएगा, है ना। तो वो कोई भी आदमी अगर यदि कोई भी काम करता है तो पहले ये चांस देख लेता है, प्रोबेबिलिटी की क्या है बचने का या निकलने का क्या चांस है। जैसे मान लीजिए पूरा वर्ष की बादल का मौसम है भाई। अगर बादल का मौसम है तो कोई भी आदमी होगा वो सोचेगा हो सकता है पानी पड़ भी सकता है और नहीं भी पड़ सकता है। तो ये चांस का बात है कि नहीं बताओ। हम बोले बादल का मौसम है तो कोई बोल सकता है नहीं पानी पड़ भी करेगा, ऐसा है क्या? नहीं, ये चांस बता रहा है, पॉसिबिलिटी बता रहा है, हो सकता है, पड़ सकता है। या फिर मान लीजिए किसी महिला के पेट में बच्चा है, तो कोई बोलेगा कि नहीं साधु आएगा बोलने देखिए इस लड़की होगा, ऐसा कुछ है क्या? है ना। हो सकता है लड़की पैदा हो सकता है लड़का पैदा हो। अच्छा ये चीज बताइए, हम किसी के घर में गए हैं और हम बोले कि नहीं हमारा 2 बाल बच्चा है, तो कोई ऐसा बोल सकता, किसी को कहता है कि हाँ जी देखिए 2 बाल बच्चा, दोनों बेटे होगा। तो ऐसा हो सकता कि दोनों बेटी ही होगा। तो जैसे कोई आदमी अगर पूछिएगा तो बोलेगिएगा कि 2 बच्चा है, सही बात है भाई, 2 बच्चा है। तो हम बोलेंगे कि बताइए दोनों लड़का हो उसका कितना चांस है, या बोलेंगे एक लड़का होगा दूसरा लड़की हो उसका कितना चांस है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, हम क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे मान के चलिए अगर किसी के पास 2 लड़का है तो हो सकता है कि पहला भी लड़का हो दूसरा भी लड़का हो, ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है दूसरा में पहले लड़का पैदा हुआ होगा फिर लड़की पैदा हुआ होगा, फिर लड़की पहले लड़की पैदा हुआ होगा फिर लड़का पैदा हुआ होगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों लड़की ही हो, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए सबसे पहले आप देखो कि मतलब एक तरीके से हम लोग यहाँ चांस निकालते हैं। क्या निकालते हैं? जैसे मान के चलिए कोई रास्ता में जा रहा है लड़की, अब कोई लड़का आंख मार दिया, हो सकता है ये पट भी जाए और नहीं भी पटे, तो एक तरीके से प्रोबेबिलिटी है कि नहीं बताओ। समझ में आ रहा है क्या होता है। अब ये जो चैप्टर है वो आखिरकार बना कैसे, क्या इसके पीछे का हिस्ट्री है वो थोड़ा सा समझते हैं। ये चैप्टर बना कैसे, ठीक है, वो थोड़ा सा हिस्ट्री समझते हैं। इसके बाद हम आगे की कहानी को लेके आगे बढ़ेंगे, समझ रहे बात को। तो अगर हम इसका हिस्ट्री का बात करें तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो
एक गैम्बलर हुआ करता था जिसका नाम था सेवेलियर। क्या नाम था? सेवेलियर। और ये बहुत बड़ा क्या था? गैम्बलर हुआ करता था। ठीक है, क्या हुआ करता था? गैम्बलर हुआ करता था। गैम्बलर का मतलब होता है जुआ। क्या हुआ करता था? जुआ खेलने वाला होता था, है ना। को मतलब एक तरीके से कतई बोलिए ना कि सट्टाबाजी करने वाला इंसान, है ना। जुआ एकदम दिन भर एकदम गेम पे ध्यान रहे जिसका। अब क्या हुआ कि ये आदमी जैसे देखो, अगर कोई भी चाल चलता है ना, तो देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या बताने की कोशिश करता है? पॉसिबिलिटी। कि मान के चलिए हम गाड़ी को यहाँ कूदा दे रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे चांस निकालेंगे कितना परसेंट बचने का चांस है, कितना परसेंट जाने का चांस है कि नहीं है। तो इसी तरीके से कोई भी अगर यदि गेम होता है, तो जब हम कोई दाव चलते हैं, जैसे मान लीजिए पहला दाव चले, फिर दूसरा दाव चले, तीसरा दाव चले, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी काउंट किया जाता है, प्रोबेबिलिटी काउंट किया जाता है कि मान के चलिए कि हम अगला दाव चलेंगे तो हमारा जीतने का चांस इस दाव से कितना और हारने का चांस कितना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो जो सेविलियर यहाँ पे काम किया, तो जब अगला दाव चलना था, मान के चलिए लूडो खेल रहा था ही, ठीक है, लूडो डाइस, है ना, डाइस यानी लूडो, है ना। तो जब अगला चाल चलना था तो सेविलियर कोई मतलब ये कंफर्म नहीं कर पाया कि हम अगला अगर दाव चलते हैं तो हम जीतेंगे, जीतने का ज्यादा चांस है या फिर हारने का ज्यादा चांस है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये सोचा कि हम जीतने का ज्यादा चांस है यहाँ पे या हारने का ज्यादा चांस है। तो भैया इसका दो दोस्त, एक दोस्त था जिसका नाम था पास्कल। क्या नाम था? पास्कल। क्या नाम था? पास्कल। भैया पास्कल को फोन किया कि देखो भाई क्या हुआ, बोल हम अगला दाव चलना चाह रहे हैं, है ना। और बढ़िया गैम्बलर हुआ करता था, नाम था मार्केट में कतई, है ना। बोलो भाई हम अगला दाव चलना चाहते हैं, लेकिन हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम चलें कौन सा, और मेरा जीतने का चांस कितना, हारने का चांस कितना है। पास्कल अगर हम बात करें तो बहुत बढ़िया दार्शनिक हुआ करता था। दार्शनिक मतलब समझते हैं, जिसको फिलोसफर कहा जाता है ना। और बहुत बढ़िया मैथमेटिशियन हुआ करता था, गणितज्ञ हुआ करता था, यानी कि दार्शनिक हुआ करता था और मैथमेटिशियन यानी फिलोसफर हुआ करता था। और कैसा हुआ करता था, है ना, मैथमेटिशियन, बढ़िया नॉलेजेबल था। अगर हम इसका हिस्ट्री बताएं पास्कल का, तो लगभग इसका घर में 3 या 4 बच्चा था ही लोग, तीसरा नंबर में ये था पास्कल, है ना। और इसका पिताजी जो था वो बहुत बढ़िया शिक्षा पे, इसका बहुत बढ़िया और नॉलेजेबल इंसान था इसका पिताजी। 3 साल में इस बच्चे की मृत्यु, मतलब इसकी माँ की मृत्यु हो जाती है, यानी कि इसका जो पास्कल था, पास्कल की मम्मी 3 साल में मर जाती है। और पास्कल का पिता क्या बोलता है कि तुमको हम मैथ पढ़ने नहीं देंगे 15 साल तक। इसका घर का गार्जियन का कहना है कि तुम 15 साल तक कोई भी मैथ का किताब नहीं छुएगा। समझ रहे हो बात को? अब बड़ा दिक्कत वाला बात है कि भाई 15 साल तक मैथ का किताब नहीं छू, लड़का है, बोले नहीं। 12 साल में क्या किया, एकदम मैथ में चीज खोज के निकाल दिया। आपको विश्वास ना होगा कि आप जो देखते हैं त्रिभुज, आप जो ट्रायंगल देखते हैं, ट्रायंगल का सम 180 डिग्री होता है, सबको पता है। ये पास्कल भैया बोला कि त्रिभुज का तीनों कोनों का जो सम है, वो 2 समकोण, जो 2 राइट एंगल होता है, एक राइट एंगल 90 डिग्री का, एक राइट एंगल 90 डिग्री का, दोनों राइट एंगल के सम के बराबर होता है। यानी 2 समकोण त्रिभुज को जोड़ देंगे तो 180 डिग्री, हाँ है ना भाई। और अगर त्रिभुज का तीनों कोण को मिला देंगे तो 180 डिग्री। भैया ये आ गया मार्केट में, पहले दे दिया पास्कल 12 साल में। फिर इसके बाद ये जो है यूक्लिड तो मार्केट में 320 से ही था। यूक्लिड को आप जान रहे हैं, ज्योमेट्री में बढ़िया प्रचंड ज्ञानी यूक्लिड का मार्केट में, और ये सब लगभग 1600 के करीबन में था। इसका डेट ऑफ बर्थ 1605 या 1600 कुछ होगा समथिंग। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये जब मार्केट में आया, कौन, पास्कल जब आया, पहला तो ये दे दिया, दूसरा नंबर में धीरे 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 ये लोग और इस पे काम करने लगा। समझ ना बात को, बढ़िया मैथ में काम करने लगा। और धीरे धीरे अगर हम बात करें तो किसके बारे में, पास्कल के बारे में, तो बहुत अच्छा मैथ में नाम किया, ऐसा कुछ नहीं है। फिर इसके बाद यूक्लिड का ये लोग छाया प्रति निकाला, यूक्लिड का ज्योमेट्री पे ये लोग अच्छा काम किया। अगर हम बात करें तो पास्कल प्रोजेक्टिव ज्योमेट्री का अच्छा नॉलेज रखने वाला इंसान था।
समझ रहे बात को कि नहीं समझ रहे? अच्छा नॉलेज था। और अगर हम कोनिक सेक्शन का बात करें, आप लोग कोनिक सेक्शन 11th में पढ़े थे, याद है? पाराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, सर्कल, ये सबका नॉलेज भैया पास्कल का देन है ना? तो बढ़िया नॉलेज था इसको मैथ में, ऐसा कुछ नहीं है, एकदम अच्छा नॉलेज। तो सेविलियर बोला कि चलो भैया पूछते हैं जाके किसे, पास्कल से, कि भैया देखो अगला हमको दाव चलना है, तो तुम हमको बता दो कौन सा दाव चले जो हमें जीतने का ज्यादा चांस हो। अब कैलकुलेशन पास्कल भैया करने लगा, समझ रहे बात को? कैलकुलेशन करते 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 लगा, नहीं हुआ, शायद कुछ देर तक मेहनत किया, तो फिर कर ये रहा। एक और मैथमेटिशियन हुआ करता था जिसका नाम था फर्मेट। क्या नाम था? ये भी 1605 समथिंग में इसका डेट ऑफ बर्थ है। अब अगर हम फर्मेट का बात करें तो फर्मेट बहुत बढ़िया, इसको लॉ का नॉलेज बहुत बढ़िया था। लॉ समझते हैं ना जी, एडवोकेट वाला, मतलब बढ़िया नॉलेज लॉ में था, सोच लीजिए उस टाइम, है ना? और दोनों फ्रांस का ही था, फ्रेंच मैथमेटिशियन था, और लॉ का नॉलेज हुआ करता था, और बढ़िया मैथमेटिशियन भी हुआ करता था। अगर हम बात करें यहाँ पे तो बहुत बढ़िया मैथमेटिशियन भी हुआ करता था, और अच्छा नॉलेज किसमें था? लॉ में भी नॉलेज अच्छा था इसको। तो अब क्या होता है, जब फर्मेट को बोला पास्कल भैया कि देखो भैया एक ऐसा सवाल है कि कोई एक लड़का है हमको बोला है कि देखो भैया हम एक लूडो चल रहे, अगला दाव में अगर हम चलना चाहें तो बताओ जीतने का चांस कितना है और हारने का चांस कितना है। दोनों सॉल्व किया प्रोबेबिलिटी को, और ये अकेले प्रोबेबिलिटी का योगदान पास्कल का नहीं है, दोनों साथ में काम किया, फर्मेट और कौन? पास्कल। अकेले पास्कल नहीं किया है, और दोनों जो है वो मिलके अचानक ये टॉपिक को बनाया है जो हम अभी पढ़ रहे हैं। और फर्मेट भी अच्छा था। फर्मेट एक इसका लास्ट थ्योरी है, मतलब फर्मेट पहले फेमस नहीं हुआ करता था उतना मैथ में, जब फर्मेट का लास्ट थ्योरी आया उसके कारण, और लास्ट जो ये थ्योरी दिया जिसके कारण फर्मेट बढ़िया नाम कमाया। अगर आप बीएससी में कोई बुक रखिएगा, एक बुक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एनालिटिक थ्योरी कुछ करके बुक है, समझ रहे हैं? और अगर हम देखें इसमें, और इसमें बहुत बढ़िया फर्मेट का नॉलेज था एनालिटिक थ्योरी में, है ना? या फिर एनालिसिस थ्योरी इसको भी बोल सकते हैं। तो इसमें अच्छा नॉलेज था, या फिर इसको ज्योमेट्री बोला जाता है, एनालिसिस ज्योमेट्री, और ये चीज आपको पढ़ना पड़ता है यहाँ पे। और ये अच्छा नॉलेज था फर्मेट, इसमें बहुत बढ़िया योगदान था इसका। तो इसी के कारण ये बहुत ज्यादा फेमस हो गया किसमें? मार्केट में। पहले इतना नाम ही नहीं था फर्मेट, जो वास्तविकता हम आपको बता दिए। तो धीरे धीरे ये दोनों मिलके अचानक से टॉपिक कौन बना दिया कि भैया इस तरह चलोगे, कैलकुलेट करते 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 करते, अभी तो है ना कि एक दिन में काम हो जाएगा भैया, बहुत मेहनत लगता है करने में, है ना? तो धीरे धीरे पास्कल बहुत सारा और ज्योमेट्री में काम किया है। तो धीरे धीरे ये लोग काम करना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया, और जब धीरे धीरे काम करना स्टार्ट कर दिया तो सडनली जाके क्या निकल के आया? प्रोबेबिलिटी का एक लोग नींव रख दिया मार्केट में कि कोई चीज होता है ना? इसके बाद धीरे धीरे चीज को लेके आगे बढ़ गया। समझ रहे बात को कि नहीं समझ रहे? तो कुल मिला के प्रोबेबिलिटी अगर हम देखें तो ये दोनों का योगदान बहुत बढ़िया था। इसके बाद इसका फिर बुक आया, है ना? ये आपको पता है, कार्डन भैया हुआ करते थे, इसका अभी एक बुक आया मार्केट में, ये फर्स्ट प्रोबेबिलिटी बुक था। इसी चीज को लेके आगे बढ़ते गया आदमी। फिर इसके बाद आपको पता है मार्केट में जेकॉब बर्नौली आया, ये भी बढ़िया नॉलेज रखता था, प्रोबेबिलिटी में बढ़िया काम किया, ठीक है? कोलमोग्राफ आया, ये भी बढ़िया मार्केट में प्रोबेबिलिटी में काम किया, और इसी तरह से प्रोबेबिलिटी हम लोग का आगे बढ़ते चला गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसके पीछे का ये हिस्ट्री था कि मार्केट में कैसे प्रोबेबिलिटी अचानक से आ गया, ऐसा कुछ नहीं इस पे काम कर रहा, सडनली सी को जरूरत पड़ा। और कोई भी चीज स्टार्ट तभी होता है जब चीज को जरूरत पड़ता है, तो जो जरूरत पड़ा तो स्टार्ट हो गया, है ना, नीड के अनुसार। तो यहां तक तो ये हिस्ट्री थी। समझ में आ रहा बात कि नहीं आ रहा भाई? अब अगर हम बात को आगे लेके समझें तो हिस्ट्री तो हम लोग का खत्म हो गया यहाँ पे। अब हम बात करते हैं कि प्रोबेबिलिटी का यूज कहाँ पे बहुत ज्यादा होता है ना? अगर हम प्रोबेबिलिटी का अच्छा नॉलेज रखते हैं तो हमको क्या फायदा होगा? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगर हम बात को ध्यान से समझें, तो अगर ध्यान से समझना मेरे भाई, कि अगर हम हिस्ट्री का यहाँ पे बात कर लिए कि ऐसे ऐसे इसके पीछे का लॉजिक और ये पीछे का फंडा था।
अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो इसका बहुत जगह पे यूज होता है। जैसे अगर आप बहुत बढ़िया एस्थेटिक्स का नॉलेज रखते हैं, एस्थेटिक्स बनाने में, जैसे जो कॉमर्स वाला रखता है, कॉमर्स में जो सीए का तैयारी करता है या फिर जो डाटा पे काम करता है ना, तो उसमें जो है प्रोबेबिलिटी का बहुत ज्यादा नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा नंबर में जो बहुत ज्यादा कल रख के जुआ खेलने वाला इंसान बनना चाहता है, उसमें भी प्रोबेबिलिटी का बहुत ज्यादा जरूरत है। कतई छपरी टाइप से स्टाइल मारना अगर जानना है कि कितना बचेंगे कितना मरेंगे, उसके लिए भी प्रोबेबिलिटी सीख लो। दूसरा नंबर पे अगर हम बात करें तो बहुत सारा चीज पे, अगर हम फाइनेंस पे बात करें तो वो भी बहुत ज्यादा काम होता है इसका। साइंस में भी बहुत ज्यादा काम है, फिजिक्स के अंदर इसका प्रोबेबिलिटी का। तो प्रोबेबिलिटी का काम बहुत जगह पे होता है, वो चीज आपको पता होना चाहिए, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब हम बात करते हैं कि प्रोबेबिलिटी में कौन कौन, यहां तक समझ में आ रहा है प्रोबेबिलिटी क्या होता है सब। अब हम बात करते हैं कि हम लोग को कितना टाइप का प्रोबेबिलिटी पढ़ना पड़ता है, कितना टाइप का प्रोबेबिलिटी है, समझ में आ रहा है कि नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे ध्यान से समझते हैं कि भैया प्रोबेबिलिटी कितना टाइप का होता है। ठीक है सर। तो सबसे पहला होता है क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। सबसे पहला कौन सा होता है, क्लासिकल प्रोबेबिलिटी, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं थियोरिटिकल प्रोबेबिलिटी। कौन सा प्रोबेबिलिटी, क्लासिकल या फिर थियोरिटिकल प्रोबेबिलिटी बोल देते हैं। बात समझ में आ रहा है भाई। तो या तो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी या फिर थियोरिटिकल प्रोबेबिलिटी, पहला तो ये हो गया। दूसरा अगर हम बात यहाँ पे करें तो दूसरा जो हम लोग का होता है वो होता है भाई एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। कौन सा प्रोबेबिलिटी, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा अगर हम बात करें यहाँ पे, तीसरा जो प्रोबेबिलिटी होता है वो क्या होता है, तीसरा अगर हम बात करें तो तीसरा जो होता है वो एक्सियोमेटिक प्रोबेबिलिटी। समझ आ रहा है। तो तीन टाइप का प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे, या तो हम लोग क्लासिकल प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे या फिर थियोरिटिकल प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। दूसरा में हम लोग एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी बिल्कुल नहीं पढ़ना है और एक्सियोमेटिक प्रोबेबिलिटी पढ़ना है। तो अगर हम 10th का बात करें तो लगभग 90% हम लोग को यही पढ़ना है। थियोरिटिकल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, वेज थ्योरम क्या होता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, अलग अलग टॉपिक है यहाँ 12th में, वो हम लोग पढ़ेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम समझें कि सबसे पहले क्लासिकल प्रोबेबिलिटी क्या होता है वो थोड़ा समझ लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगर हम क्लासिकल प्रोबेबिलिटी का बात करते हैं यहाँ पे तो थोड़ा सा हम आपको समझाते हैं एग्जांपल से, तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा, ध्यान से समझना कि भैया क्लासिकल प्रोबेबिलिटी क्या होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मान के चलो अगर हम क्या करते हैं, डाइस इज थ्रोन, अगर हम एक डाइस को थ्रोन करते हैं, एक डाइस को हम थ्रोन किए एक बार, कितना बार, वंस टाइम हम एक डाइस को थ्रोन किए। तो आप अगर बताओ क्लास 10th में तो इतना नॉलेज होगा ही भाई, अगर एक डाइस को थ्रो करते हैं तो टोटल का सैंपल स्पेस कितना, 1 2 3 4 5 6। तो अगर हम यहाँ पे बात करें सैंपल स्पेस इसका तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, है ना। हम आपसे बोले कि बताओ 2 आने का चांस कितना है, 2 आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, 2 आने का पॉसिबिलिटी कितना है ना। अगर हम आपसे बोले कि 2 आने का प्रोबेबिलिटी बताओ, तो भाई देखो एक चीज मैं बता रहा हूँ। अच्छा आप देखते हैं कभी लूडो खेलता है तो क्या बोलता है, गांव में देखिएगा महिला से, हे भोला बाबा 2 है जी एकदम तोरा हम अथी कौन चीज चढ़ाएंगे, परसा अथी चढ़ाएंगे, मिठाई चढ़ाएंगे, हे बजरंग बली आ जाइएगा मिठाई चढ़ाएंगे, शिव गंगा का जल चढ़ाएंगे आ जाइएगा एकदम 5। आप हमको एक चीज बताइए कि हम भोला बाबा गछ देंगे ताकि 5 आ जाएगा, संभव है क्या, नहीं।
कि अगर हम एक लूडो को मतलब उछालते हैं, है ना, थ्रोन करते हैं, तो जितना एक आने का चांस है ना, अगर हम मान के चलिए अगर हम एक डाइस को रोल करते हैं, एक डाइस को थ्रोन करिए फिर रोल करिए, तो या तो एक आएगा या तो जैसे हम थ्रोन करेंगे तो जितना एक आने का चांस है उतना ही दो, उतना ही तीन, उतना ही चार, उतना ही पांच, उतना ही छह। जैसे मान के चलिए सपोज दैट अगर हम यहाँ पे एक मान लीजिए कि कॉइन को टॉस कर रहे हैं, ठीक है, मान के चलिए अगर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं, ठीक है भाई, अगर एक कॉइन को टॉस करेंगे तो आप एक चीज हमको बताओ कि कोई बोल सकता है कि हेड आएगा, सो ऐसा संभव है नहीं। जैसे मैच होता है, मैच होगा तो मैच होता है किस लिए कि भैया हम मैच में देखना है कि टॉस किया जाता है। क्यों टॉस किया जाता है? किसी को इस चीज का एडवांटेज नहीं मिले, तो मान लीजिए कि खेल रहा है थी इंग्लैंड और किसके बीच में, इंडिया के बीच में, यहाँ पे विराट कोहली किसको, रोहित शर्मा को कैप्टन भेजा कि भैया चलो जाके टॉस करके आओ, तो चलिए ठीक है टॉस कर लिया, किसी को हेड आया किसी को टेल आया, अच्छा बात है। अब मान लीजिए अगर ऐसा होता कि नहीं किसी को हेड और किसी को टेल नहीं आया, पहले इंग्लैंड खेलेगा फिर भारत खेलेगा, पहले भारत खेलेगा फिर इंग्लैंड खेलेगा, ऐसा होता है सिस्टम, तो बात में जाके की बोलता है जानते हैं रोहित शर्मा, पहले खेल लिया इसीलिए, नहीं हम तो जीत जाते मैच भाई, पहले पनिया पड़ने लगा मौसम खराब हो गया मैच बाद जीत जाते, इसलिए टॉस कर देता है कि इस चीज के लिए तुम नहीं बोल पाओ कि नहीं हमको जो है वो एडवांटेज नहीं मिला इस चीज का, हम टॉस कर लेते हैं भाई, है ना, कि तुमको जितना तुमको जीतने का चांस है, जितना हेड आने का चांस है उतना ही टेल आने का चांस है, यहाँ क्योंकि इक्वली लाइकली पे काम होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं है? जैसे जो भी क्लासिकल प्रोबेबिलिटी में हम लोग काम करेंगे वो सबका जो आउटकम्स होगा वो इक्वली लाइकली होगा। जैसे कहने का मतलब क्या होगा कि हम ऐसा नहीं कर देंगे, ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे जिसका इक्वली लाइकली होना नहीं हो। जैसे एक आने का चांस उतना ही है, दो आने का चांस, जैसे एक डाइस को एक कॉइन को टॉस करेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अगर हम बात बोलते हैं कि अगर हमको बताओ भाई दो आने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, तो बोलोगे दो सर एक ही है, तो 1/6 यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हो जाएगा दो आने का। हम इसमें बोलेंगे कि इसका सैंपल स्पेस अगर एक कॉइन को टॉस करेंगे तो एक हेड और कितना होगा, टेल होगा। नीचे में दिख रहा है भाई? अगर एक कॉइन को टॉस करेंगे, नहीं दिख रहा है? अगर एक कॉइन को टॉस करेंगे तो अगर हम इसका सैंपल स्पेस का बात करें तो कितना होगा, या तो एक हेड होगा या तो टेल होगा। बोलो हाँ या ना, होगा? अगर हम इसका हेड आने का प्रोबेबिलिटी आपसे पूछे तो आप क्या बोलोगे? हेड आने का प्रोबेबिलिटी भैया कि 1/2 है ना। तो ये पे होता है आपका क्लासिकल प्रोबेबिलिटी या फिर थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी। बात समझ रहे हैं? जो किस पे काम करेगा, टोटल आउटकम्स बटा टोटल आउटकम्स, जैसे मान के चलिए यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स बटा टोटल आउटकम्स, कि टोटल आउटकम्स कितना 1 2 3 4 5 6 और मेरे फेवर में कितना है, हमको चाहिए कि 2 आने का चांस कितना है, तो यहाँ पे 1/6। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसमें देखें जैसे मान लीजिए बरसात का मौसम है तो पानी पड़ने का चांस कितना है, 1/2, या तो पानी पड़ेगा या तो नहीं पड़ेगा, है ना, तो 2 चांस हो गया। अब हम बोले पढ़ने का चांस तो मेरे फेवर में 1 और टोटल आउटकम्स कितना 2, तो 1/2 कितना हो गया, पानी पड़ने का। नहीं पड़ने का कितना हो गया, वो भी 1/2 हो जाएगा। हेड आने का चांस कितना 1/2, टेल आने का चांस कितना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब यहाँ पे ध्यान से समझना कि एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, ठीक है, कौन सी पढ़ना है, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट प्रोबेबिलिटी क्या होता है उसको ध्यान से समझते हैं। अगर एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी का हम समझें तो मान के चलिए ध्यान से समझते हैं, एग्जांपल लेते हैं। एक सिक्के को 1000 बार उछाला जाता है। एक सिक्कों का क्या किया जाता है, 1000 बार उछाला जाता है। बात समझ रहे हैं एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी के बारे में? एक सिक्के को कितना बार उछाला जाता है, 1000 बार उछाला जाता है। तो अगर हम बात को समझने का कोशिश करें कि अगर एक सिक्के को 1000 बार उछाला जाता है, हम आपसे बोले कि हेड जो है वो 560 बार आता है। कितना आता है, 560 टाइम्स आता है। और हम आपसे बोले कि जो टेल है वो मेरा कितना आता है भैया, 440 टाइम आता है। कितना आता है, टाइम आता है। समझ रहे बात को कि नहीं समझ रहे? तो अगला जो टॉस हम करेंगे
ठीक है, 1000 एकमा बोला, हम आपसे बोलेंगे कि बताइए क्या आएगा, हम आपसे पूछ दें कि भाई क्या आएगा, तब क्या बोलोगे? बोलो। बोल हम तो हेड एयर लेंगे सर, क्योंकि ज्यादा चांस हेड आने का दिख रहा है। दिल से ही ख्याल आएगा कि कहीं ना कहीं हेड ही आएगा, क्योंकि 1000 बार जब आप टॉस किए 560 बार क्या आया है? हेड आया है। और 440 बार क्या आया? टेल आया है। तो कहीं ना कहीं ये चीज तो क्लियर हो गया ना कि भैया या तो इसमें अगर हम अगला टॉस करेंगे तो अगर इसका जो प्रोबेबिलिटी निकाला जाता है वो किसके बिहाफ पे निकाला जाता है कि आपका पास्ट कंडीशन क्या है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगला पास्ट कंडीशन, जैसे आप देखें कि 1000 बार उड़ाए, मतलब उछाले, तो क्या हुआ कि 560 टाइम्स क्या आया? हेड आया। और 440 टाइम क्या आया? टेल आया। तो अगला जो हम प्रोबेबिलिटी निकालने का कोशिश करेंगे कि हेड आएगा या टेल आएगा, वो किसके बिहाफ पे होगा कि मेरा पास्ट कंडीशन क्या था, है ना, कि पास्ट का क्या कंडीशन था, उसके बिहाफ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे निकालने का कोशिश करेंगे। समझ रहे बात को कि नहीं समझ रहे? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अगला आता है एक्जियोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी। क्या होता है? ये मात्र 12th में 5% होगा, उसको देख लिया जाएगा क्या है नहीं है, इसके पीछे का कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम एक्जियोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी का बात करें तो जिसका आउटकम्स आर नॉट इक्वली लाइकली, जैसे क्लासिकल प्रोबेबिलिटी का बात करें तो यहाँ पे जो आउटकम्स होगा, जैसे ध्यान से समझना मेरे भाई, हम एक डाइस को रोल किए, तो एक डाइस को रोल किए तो जितना एक आने का चांस उतना ही 2, उतना ही 3, उतना ही 4, उतना ही 5, उतना ही 6। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और अगर हम बात करते हैं एक्जियोमेट्रिक में, तो एक्जियोमेट्रिक का अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जैसे मान के चलिए यहाँ पे जिसका बोल सकते हैं कि जिसका आप बोल सकते हैं कि जिसका आउटकम्स क्या होगा, इक्वली लाइकली नहीं हो, ठीक है, विच आउटकम्स आर नॉट इक्वली लाइकली। समझ रहे बात को? तो जिसका आउटकम्स क्या होगा, इक्वली लाइकली नहीं हो, उसको हम लोग एक्जियोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी कैसे बनाना वो हम सिखाएंगे आगे क्लास में जब चलेंगे हम। और दूसरा अगर हम बात करें यहाँ पे, और क्लासिकल प्रोबेबिलिटी में क्या होगा कि विच आउटकम्स आर इक्वली लाइकली, ठीक है। यानी यहाँ पे हम अगर बात करें कि क्लासिकल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि विच आउटकम्स इक्वली लाइकली। समझ रहे बात को कि जिसका आउटकम्स क्या हो, इक्वली लाइकली हो, वो आपका कौन सा होगा, क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। और एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी क्या होगा, उसको कैलकुलेट अगर हमको करना है, इसको अप्रोच करना है, तो हमको पास्ट कंडीशन देख के करना पड़ेगा। और एक्जियोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी वो होता है जिसका आउटकम्स जो है वो इक्वली लाइकली नहीं होगा, वो अपना क्या होगा, यहाँ पे एक्जियोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी होगा। तो कृपया करके लिखी, इसके बाद आगे बताएं। ठीक है, चलिए इसको मिटा दिया जाए अब। अब हम यहाँ पे ध्यान से समझते हैं जी, ठीक है, कि यहाँ पे और समझने का कोशिश किया जाए कि आगे पीछे का क्या कहानी है। अब कुछ कुछ यहाँ पे बेसिक टर्म है प्रोबेबिलिटी में, जो कि 10th में भी बताया गया होगा, 11th में भी बताया गया होगा, बट अब हो सकता है भूल गए होंगे। तो कुछ कुछ बेसिक टर्म है, ज्यादा नहीं है, कुछ कुछ है, वो थोड़ा सा देख लेते हैं, इसके बाद आगे की कहानी को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला जो वर्ड होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेरिमेंट, ठीक है। क्या बोलते हैं? अगर हम बात आपसे बोले कि एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ठीक है, कि एक्सपेरिमेंट क्या होता है, अगर हम आपसे पूछे कि एक्सपेरिमेंट क्या है, वो हमको बताओ। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि एक्सपेरिमेंट क्या है, वो हमको बताओ। तो एक्सपेरिमेंट क्या होता है, जिसका आउटकम्स वेल डिफाइंड हो। जैसे मान के चलो हम एक डाइस को रोल किए, तो वो अपना एक एक्सपेरिमेंट है। अब ये डाइस अगर हम रोल किए तो इसका जो आउटकम्स आएगा वो वेल डिफाइंड है, 1 2 3 4 5 6। मान के चलो अगर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो इसका भी जो आउटकम्स होगा वो वेल डिफाइंड है ना, या तो हेड आएगा या तो फिर टेल आएगा, है ना। तो अगर हम बात करते हैं कोई भी एक्सपेरिमेंट, तो एक्सपेरिमेंट वो चीज है जिसका आउटकम्स हमको पता है,
है ना, जिसका आउटकम यानी एक्सपेरिमेंट वो चीज है जिसका आउटकम क्या है, कोई भी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो इसका आउटकम हमको पता है, समझ रहे ना, वही आपका क्या होता है, एक्सपेरिमेंट होता है। समझ रहे बात को कि नहीं समझ रहे? दो दो को डिफिनेशन हम दोनों लिखवा देंगे, आपको जो अच्छा लगे, छोटी सी बात है। एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है टू डू टास्क, ठीक है, कोई भी काम करना क्या होता है अपना एक्सपेरिमेंट होता है। हम एक डाइस को एक कोई टास्क दिया हमको, कोई भी एक तरीके से वो टास्क है, जैसे मान के चलो हम क्या किए, एक डाइस को रोल किए, तो वो अपना एक यहाँ पे टास्क है, आप एक्सपेरिमेंट किए। समझ रहे बात को कि नहीं समझ रहे? तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं एक्सपेरिमेंट हुज आउटकम्स इज नोन एज, जिसका हमको आउटकम्स क्या हो पता हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका हमको आउटकम्स पता हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं है ना? दूसरा डिफाइन से अगर देखें तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं एन ऑपरेशन, एक ऐसा ऑपरेशन पे बात करेंगे विच कैन प्रोड्यूस, ठीक है, which can produce some well-defined outcomes, some well-defined outcomes is known as, जिसका हमको आउटकम्स क्या है मेरे भाई पता है, वो वेल डिफाइंड होना चाहिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, एक्सपेरिमेंट। आप बात समझ पा रहे हैं कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, कोई दिक्कत? अब कोई भी एक्सपेरिमेंट का बात करें तो एग्जांपल हम समझते हैं एक्सपेरिमेंट क्या होता है। सो जैसे हम बोले एक्सपेरिमेंट क्या, टॉसिंग ऑफ कॉइन, एक सिक्के को उछालना, क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट हुआ। डाइस इज रोलिंग, कोई डाइस है जो रोल कर सकते हैं, या फिर डाइस इज रोल्ड, समझ रहे बात को? तो आप एक डाइस को उछालना, ठीक है, एक डाइस को रोल करना, एक सिक्के को टॉस करना, वो सारी एक्सपेरिमेंट की कहानियां है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो एक ऐसा ऑपरेशन हुआ जिसका हम लोग क्या करते हैं कि इस आउटकम क्या हो, जिसका वेल डिफाइंड और हम जान रहे हैं, ठीक है, कि इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वो चीज आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक टर्म है जो बुक में लिखा रहेगा कि एन एक्सपेरिमेंट कुछ किया सवाल रहेगा, तो यहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंट देखेगा तो आपको लगेगा कि चला क्या ही लिख दिया ये, इसलिए जो है वो हम आपको बता दे रहे हैं। तो एक्सपेरिमेंट आप बात समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत? एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया भाई, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान के चलो मैं आपको और एग्जांपल, जैसे खिलाड़ी है, खिलाड़ी कूद गया कहाँ, मैदान में, कि भाग ले लिया, तो एक होता है इवेंट, बात को समझना, और एक होता है एक्सपेरिमेंट, या फिर इसी को ट्रायल बोल लीजिए, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। एक होता है, तो ध्यान से समझना, जैसे हम क्या किए, मैदान में खिलाड़ी कूद गया, एग्जांपल लीजिए, अब अगर ये कूद के मैदान में भाग ले लिया तो एक्सपेरिमेंट किया ही कि खेलने का, अब यहाँ पे जीत सकता है या फिर हार सकता है, ये एक इवेंट होता है, एक एक्सपेरिमेंट होता है, एक क्या होता है, इवेंट होता है। तो ध्यान से समझना, इवेंट क्या होगा, या तो ये जीतेगा या तो फिर हारेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आप मैदान में कूदना क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट, जीतना या हारना क्या हुआ, इवेंट हुआ। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? पहले एक्सपेरिमेंट लिखो, फिर हम आगे बढ़ेंगे, जल्दी करो, इसको बंद करो। चलिए अब आगे देखते हैं, एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया। अब यहाँ पे बात होता है कि सैंपल स्पेस क्या होता है। एक्सपेरिमेंट किए, तो एक्सपेरिमेंट जब करेंगे, जैसे मान लीजिए एक सिक्का को उछाल दिए, एक डाइस को रोल कर दिए, एक डेक ऑफ कार्ड है, 52 पत्ती है, उसको सफल कर लिए, तो वो सारी बातें जो है वो अपने आप में एक्सपेरिमेंट हुआ।
अब इसका क्या होगा, यहाँ पे सैंपल स्पेस निकलेगा। तो सैंपल स्पेस क्या होता है, ध्यान से समझना मेरे भाई। सैंपल स्पेस क्या है, बात को समझना ध्यान से कि व्हाट इज सैंपल स्पेस। तो अगर हम सैंपल स्पेस का बात करें तो क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इन अ एक्सपेरिमेंट। जो भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उसके अंदर जो पॉसिबल आउटकम्स निकल के आता है उसी को सैंपल स्पेस कहा जाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हम क्या बोलेंगे, द ऑल पॉसिबल outcomes in a experiment। ठीक है, द ऑल पॉसिबल द सेट, या फिर आप बोल सकते हैं द सेट ऑफ ऑल, ये भी कोई दिक्कत नहीं, ये भी यही ठीक रहेगा, द सेट ऑफ ऑल, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इन अ एक्सपेरिमेंट। कोई एक एक्सपेरिमेंट किए तो इसका अंदर जो भी पॉसिबल आउटकम्स निकला उसी को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, सैंपल स्पेस। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अगर हम जनरली डिनोटेड का बात करें कि इसको डिनोट कैसे करते हैं, अगर आप डिनोटेड बाय करें तो इसको एस से भी डिनोट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको हम लोग यहाँ पे एनएस से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीज याद रखिए बढ़िया से। कभी कभी हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, बड़ा ओ और इस तरह से, बट ये सब जनरली यूज नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, एस से काम चला लीजिए। झूठों का नौटंकी करके क्या ही फायदा है ना। तो सैंपल स्पेस उम्मीद करते हैं आप यहाँ पे समझ गए होंगे। तो हम यहाँ पे सैंपल स्पेस कुछ निकालने का कोशिश करते हैं। फिर इवेंट क्या होता है, सिंपल इवेंट क्या होता है और कंपाउंड इवेंट क्या होता है वो भी समझ लेंगे, बट थोड़ा सा कुछ कुछ सैंपल स्पेस देख लेते हैं कि निकालना कैसे है कोई भी सैंपल स्पेस को। समझ रहे बात को, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। चलो भाई, तो क्या होता है सैंपल स्पेस, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इन एक्सपेरिमेंट। कोई भी एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो पॉसिबल आउटकम्स निकलेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सैंपल स्पेस। यार यू समझिंग और नॉट? अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि टॉसिंग अप। अब देखो एक चीज और ध्यान से समझना, देखो यहाँ पे एक होता है फेयर कॉइन, थोड़ा सा ये सब बातें सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक होता है फेयर कॉइन और एक होता है अनफेयर कॉइन। ध्यान से समझना मेरे भाई, एक होता है फेयर कॉइन और क्या होता है, अनफेयर कॉइन होता है। समझ में आ रहा है? फेयर कॉइन का मतलब क्या हुआ और अनफेयर कॉइन का मतलब क्या हुआ, वो बड़ा ध्यान से समझना। जैसे अगर हम यहाँ पे लिखते हैं कि फेयर कॉइन, इसका मतलब क्या हुआ कि एक सिक्का के ऊपर में हेड और नीचे टेल, या तो टेल, मतलब आप ऐसा बोल लो कि एक सिक्के अंदर ये तो हेड होगा या तो टेल होगा, यही होगा। ऐसा सिक्का जिसके अंदर हेड टेल दोनों होगा वो क्या होगा, फेयर कॉइन होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और अनफेयर का मतलब क्या हुआ कि जैसे मेरे पास एक सिक्का है तो जरूरी नहीं कि हेड के नीचे टेल, हो सकता दोनों हेड हेड छपा हो, एक मूर्ति बना हो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वो सारी बातें जो है वो अपने आप में अनफेयर होता है। जैसे हम एक फोटो बनाना है, जैसे मान के चलिए मैं यहाँ पे ये बना दिए, हेड है यहाँ पे और ये क्या हो गया अपना टेल हो गया। तो जैसे ये सिक्के को उल्टा है, पहले हेड दिखा, दूसरा में क्या दिखा, टेल दिखा। लेकिन अनफेयर में क्या है, इधर हेड है तो हो सकता है इधर भी हेड हो सकता है इधर टेल बना तो इधर भी टेल बना हो सकता है पैसा में यहाँ पे मूर्ति बना इस तरह करके, इधर भी यही मूर्ति बना होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनफेयर बोलते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है। तो वो थोड़ी सी बातें जब लिखा रहता है कि टॉसिंग ऑफ फेयर कॉइन, तो बच्चा को ये समझ में नहीं आता कि फेयर काहे लिखा भैया, डायरेक्ट कॉइन लिख दो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसलिए थोड़ा सा सीख के चलेंगे जिससे कि कोई भी प्रकार का दिक्कत और कोई भी प्रकार का दुख तकलीफ नहीं हो क्वेश्चन पढ़ने के बाद। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, एक होता है अपना फेयर डाइस और एक होता है अनफेयर डाइस। कौन सा होता है? एक होता है फेयर डाइस और एक अनफेयर डाइस। ठीक है,
तो ध्यान से समझना, एक होता है अपना फेयर डाइस और कौन सा, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं किसका, फेयर डाइस का, तो फेयर डाइस के अंदर क्या होता है, ध्यान से समझना। फेयर डाइस का मतलब क्या हुआ कि जैसे हम लोग जो लूडो खेलते हैं, एक रहता है, 6 रहता है, 2 रहता है, 5 रहता है, 4 रहता है, 3 रहता है, यही रहता है। तो 1 2 3 4 5 6 रहेगा। अगर हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, मतलब एक अगर हम कोई फेयर डाइस लेते हैं, तो हमेशा 1 के नीचे 6 मिलेगा, 2 के नीचे 5 मिलेगा और 3 के नीचे 4 मिलेगा, अपोजिट में इस तरह रहता है। लेकिन अनफेयर डाइस में क्या है, बात समझिएगा। जैसे मान के चलिए सपोज दैट अगर हम एक डाइस कल रख के ऐसे बनाए, ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मान के चलिए 4 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे अपना जरूर होगा कि यहाँ पे 1 लिखा हो, कुछ भी हो सकता है ना। यहाँ पे मान के चलिए हम यहाँ लिख देते हैं, तो यहाँ पे 5 लिख देते हैं, ठीक है, ऐसे बना होगा तो वो फेयर डाइस होगा। लेकिन अनफेयर क्या होता है, ध्यान से समझना। जैसे मैं एक डाइस यहाँ पे बना दूं कल रख के ऐसे, तो यहाँ पे अगर मान के चलिए 6 हम बना दिए, तो यहाँ भी 6 हो सकता है, ऊपर में भी 6 हो, इसका कोई गारंटी नहीं है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन क्या करता है, कभी कभी बुक में यहाँ फेयर नहीं देता, बाइस्ड और अनवाइस्ड दे देता है। वो ध्यान से समझने कि अनवाइस्ड का मतलब क्या होता है, मतलब एक ही है। अनफेयर, जैसे जो फेयर होता है उसको क्या बोला जाता है, अनवाइस्ड बोला जाता है, समझ रहे हैं। और इसको क्या बोला जाता है, वाइज बोला जाता है। मतलब क्या हुआ कि अनफेयर है और ये क्या है, फेयर है। समझ रहे हैं बात को, कोई दिक्कत नहीं है। बात क्लियर हो गया यहाँ पे, फेयर डाइस और अनफेयर डाइस। कोई बुक में दे देगा अनवाइज, तो इसके लिए दिक्कत नहीं है ना। फेयर डाइस मतलब अब नॉर्मल डाइस को रोल कर रहा है, बस जो हम लोग लूडवा खेलते हैं उतना समझ लेना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसको आइए मिटाएं, फिर आगे देखिए जाएंगे कि किया होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पे दोनों चीज समझ में आ गया कि फेयर डाइस क्या होता है, अनफेयर डाइस क्या होता है, फेयर कॉइन क्या होता है, अनफेयर कॉइन क्या होता है। अब हम यहाँ पे सैंपल स्पेस निकालने का कोशिश करते हैं कि क्या क्या सैंपल स्पेस होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी होता है प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए। क्योंकि जो भी हम क्लासिकल प्रोबेबिलिटी बात करेंगे 12th में 90% तो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी होगा। बोलो भाई हाँ या ना। तो आप एक चीज हमको बताओ कि सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, सैंपल स्पेस। क्योंकि हम अगर कोई भी क्लासिकल प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स बटा टोटल आउटकम्स। तो हम जो भी क्लासिकल प्रोबेबिलिटी पे बात करेंगे, कोई भी इवेंट होगा उसका अगर हम क्लासिकल प्रोबेबिलिटी का बात करेंगे, तो यहाँ पे हम बात करेंगे तो ये होगा फेवरेबल आउटकम्स और बटा कितना, टोटल आउटकम। और टोटल आउटकम्स का मतलब क्या, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है, पॉसिबल आउटकम। पॉसिबल मतलब जितना से जितना आउटकम्स हो सकता है वो टोटल। तो भैया सबसे ज्यादा जरूरी तो हमको यही निकालना है कि टोटल आउटकम्स यानी कि सैंपल स्पेस। अगर हमको यही निकालने नहीं आएगा तो हम कैसे प्रोबेबिलिटी बना पाएंगे, हाँ या ना बोलो। तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि हम यहाँ पे क्या निकालने सीख लें, सैंपल स्पेस। अगर हम सैंपल स्पेस निकालने सीख लेंगे तो कोई प्रकार का दिक्कत, कोई प्रकार का दुख तकलीफ नहीं होगा। तो सबसे ज्यादा जरूरी सीखना है कि सैंपल स्पेस क्या से निकला जाता है। अच्छा, तो चलिए सर एक एक करके पहले समझने का कोशिश करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम देना चाहते हैं, ध्यान से समझना कि सैंपल स्पेस निकालने के लिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट नंबर 1, इतना कॉन्सेप्ट नंबर 1। अब इसको ध्यान से समझना। अगर हम कॉन्सेप्ट नंबर 1 पे बात करते हैं तो हम लिखते हैं टॉसिंग ऑफ फेयर कॉइन। क्या लिखते हैं, मान के चलिए अगर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो इसका सैंपल स्पेस क्या होगा, एक सिक्के को उछालने के बाद, ठीक है, सैंपल स्पेस हमको बताओ। तो आप क्या बोलोगे, एक सिक्के को उछालेंगे तो सैंपल स्पेस कितना होगा मेरे भाई, एक वो हेड होगा और दूसरा क्या होगा। क्या बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहाँ तक कोई दिक्कत है तो हमको बताओ। कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मान के चलिए सपोज दैट हम बोलते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे, ये क्या होगा, ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 है। यहाँ पे टॉसिंग ऑफ कॉइन, फेयर कॉइन। मान के चलिए हम लिखते हैं 2 कॉइन और अगर हम कोई 2 सिक्के को उछालते हैं
तो इसका सैंपल स्पेस क्या निकल के आएगा, निकाल लोगे भाई। दो सिक्के को अगर हम उछालेंगे तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि अगर हम कोई 2 कॉइन्स को टॉस करेंगे तो इसका सैंपल स्पेस क्या होगा। तो बोलोगे देखो गुरुजी सिंपल सा बात है कि 2 कॉइन का अगर हम निकालना चाहते हैं तो पहले सिक्के के अंदर हेड टेल दिखेगा, बोलो हाँ, और दूसरे सिक्के के अंदर भी यही दिखेगा क्योंकि सिक्का पेयर है, हेड और टेल। तो अगर हम सैंपल स्पेस निकालेंगे तो आपको पता है इसको इसके साथ गुना करना है, तो देखो गुना करेंगे तो कितना होगा मेरे भाई, एच एच होगा। फिर इसको इसके साथ करेंगे तो कितना होगा, एच टी होगा। फिर इसको इसके साथ करेंगे तो कितना होगा, टी एच होगा। फिर कितना होगा, टी टी होगा। तो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। तो वो मेरे भाई क्या निकल गया, सिंपल स्पेस निकल गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये कॉन्सेप्ट नंबर तीसरा। अगर हम बात करें कि सपोज दैट कि हम यहाँ पे लिखते हैं कि 3 कॉइन्स आर टॉस। अगर हम कोई 3 कॉइन को टॉस करना चाहें तो इसके अंदर सैंपल स्पेस हमको बताओ। आराम से निकाल लोगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से निकलेगा कि नहीं निकलेगा, कैसे भाई। 3 कॉइन है तो पहले कॉइन के अंदर कितना गुरुजी, एच टी, बोलो हाँ या ना भाई। दूसरे के अंदर कितना, एच टी। तीसरे के अंदर कितना, एच टी। कोई दिक्कत। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें सैंपल स्पेस तो पहले इसको दोनों को गुना कर लेते हैं, और दोनों को गुना करने के बाद क्या होता है, बच्चा बच्चा बता देगा हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। यही आता, बोलो हाँ या ना। तो दो सिक्के को अगर हम उछालेंगे तो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। तो किससे करना, क्या बात समझ में